सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। मजा आ गया यार, कल जो रिस्पांस मिला आप लोगों का जो सपोर्ट मिला उससे मजा आ गया। मैंने 100 लाइक्स का बोला था, 150 लाइक्स पार हो गए हमारे मैराथन 2021 की इंट्रोडक्शन वीडियो के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पता चल चुका है आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, मेरे चैनल के साथ है, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा सुमित ठाकुर का और गुडविल एजुकेशन का सपोर्ट आप लोगों के साथ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को इतना सब कुछ मिलने वाला है कि किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार थोड़ी सी कसर रह गई, या तो स्टूडेंट के बिहाफ पे कोई कसर रह जाती है या फिर टीचर के बिहाफ पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप पढ़ने वाले हो तो मैं पढ़ाने वाला हूं। इट मींस कि मेरी तरफ से आपको कोई कसर नहीं मिलने वाली है, कोई भी कसर मैं नहीं छोड़ने वाला हूं आप लोगों के रिजल्ट को लाने में और मेहनत करने में। ये तो सिर्फ मैराथन की सीरीज है, इसके बाद 10 डेज प्लस भी आने वाला है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करते रहिए सीरीज को। आज हमारा डे 1 है और इस डे 1 के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लिटरेचर, और शुरुआत करेंगे हम अपने द लास्ट लेसन चैप्टर से, जो कि हमारा फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को पता होगा कि फ्लैमिंगो के अंदर हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं और 5 पोम्स आ रही हैं। तो 5 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर जो है हम द लास्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। कई सारे बच्चे राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बट डोंट वरी गाइस, मैं राइटिंग स्किल्स भी स्टार्ट करूंगा। मैं लिटरेचर पहले इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं इस सीरीज के अंदर क्योंकि लिटरेचर आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कंसिस्ट करता है। आपके 80 मार्क्स पेपर में से 44 मार्क्स की आपकी लिटरेचर है, तो इसीलिए लिटरेचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्लैमिंगो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं फ्लैमिंगो से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही हम अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम राइटिंग स्किल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम पोम को स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मुझे ये चैप्टर आता है या मुझे चैप्टर नहीं आता है तो मैं इस चैप्टर की वीडियो देखूंगा या ये नहीं देखूंगा। अगर आप मैराथन का पार्ट बन रहे हो तो आपको एक एक वीडियो देखनी है, एक एक चीज को कवर अप करना है, क्योंकि अगर आप एक चीज को कवर अप करोगे तभी जाके आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो आज डे 1 है गाइस। आज आप सभी लोगों को प्लेज लेनी होगी कि मैं कमिटेड हूं और मैं पढ़ाई करूंगा। तो जितने भी लोग जो कमिटेड हैं इस पूरे के पूरे सीरीज को लेके, मैराथन 2021 को लेके, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर मेंशन करें कि आई टेक प्लेज टू स्टे कमिटेड थ्रू आउट द मैराथन 2021। आप हैशटैग के साथ इसको जरूर कमेंट करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस लेवल की मेहनत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज हमारी क्लास, जो कि है डे 1 द लास्ट लेसन। वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और जैसा कि आप जानते हो हम लोगों की मैराथन स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की 2020-21, और मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट मैराथन को अच्छे तरीके से करेगा कवर अप, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इस चीज़ का कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं मैराथन के अंदर कुछ छोड़ूंगा नहीं और पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन डेप्थ में होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये नहीं होगा कि जो एग्जाम में सिर्फ आता है सिर्फ वही कराया जाएगा, बल्कि डेप्थ में कराया जाएगा। मतलब जो न्यू पैटर्न है उस एस्पेक्ट से कराई जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो आई बिलीव कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो सारे ध्यान दें इसके अंदर, इस मैराथन के अंदर, तो दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। आई पर्सनली बिलीव दैट, ठीक है। तो ध्यान देना है हर एक चीज़ पे। आई होप आप लोग ध्यान ज़रूर देंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे को सारी चीज़ें कवर अप करनी है मैराथन के अंदर ही, और सारी चीज़ें करेंगे, चाहे हम चैप्टर पढ़ें चाहे राइटिंग सेक्शन करें, अच्छे तरीके से करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे। तो आज का जो हमारा डे 1 है, मैराथन का जो डे 1 है, उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्लैमिंगो का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फ्लैमिंगो का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, अबाउट द ऑथर। देखो इस बात को ध्यान रखो, इस बार आप लोगों का जो एग्जाम है उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें लिटरेचर में MCQs भी पूछे जाने वाले हैं, और ये बिल्कुल कंफर्म है कि राइटर्स के नेम्स भी पूछे जाएंगे और राइटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर पेपर थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो इवन उनकी नेशनलिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। एटलीस्ट उतना पूछा जाएगा जितना आपकी बुक के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप ऑथर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो बुक में गिवन है, जो मेंशन है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू। इसमें लिखा है कि अल्फोंस डॉडेट 1842-1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो ये हमारे को यहाँ पे बताया हुआ है, और ये जो ईयर है ये भी आपको ध्यान रखना है, 1872-1871 ये जो ईयर है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार कि जो स्टोरी सेट हुई है वो कौन से फेज में हुई है, कौन से ड्यूरेशन में हुई है। तो 1872-1871,
तो राइटर का नाम क्या है, अल्फोंस डॉडेट है, और इनका जो बर्थ ईयर है और डेथ ईयर है वो यहाँ पे दे रखा है 1842 1897, जो कि कौन है, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, ही इज अ फ्रेंच राइटर, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और फ्रैंको प्रूशियन वॉर का मतलब हुआ फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर, और प्रूशिया को हम जर्मनी भी यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन प्रूशिया जो है वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिला के बनता है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया को मिला के जो है प्रूशिया बनता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे क्या बोला गया देखो, इन विच फ्रांस जो था वो हार गया था प्रूशिया से, और उसको लीड कौन कर रहा था, प्रूशिया को लीड कौन कर रहा था उस टाइम पे, बिस्मार्क। अब बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है, बिस्मार्क एक रूलर थे, बिस्मार्क एक रूलर थे, जर्मन रूलर थे, इनका पूरा नाम है ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ये फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे प्रूशिया के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर एवरेज लेवल पे हमारा एग्जाम सेट होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर देगा, लेकिन अगर डिफिकल्ट लेवल पे सेट होगा तो उस टाइम पे आप लोग उसे कर पाओगे, क्योंकि हम इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि अगर टफेस्ट भी एग्जाम सेट होता है तो आप उसे फेस कर पाओ, ठीक है। तो विश कि हमारा एग्जाम जो है वो किसी भी लेवल पे सेट हो, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है, और हमें डगमगाना नहीं है, हमारे मार्क्स जो है वो फिक्स रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टफेस्ट आ गया तो इसका मतलब हमारे मार्क्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, और अगर एवरेज आ गया तो आ जाएंगे मार्क्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रिपरेशन हमेशा बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि प्रूशिया जो है उस टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को कंसिस्ट करके बनता है। और इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अल्सेस और लॉरेन, ये दोनों के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये प्रूशियन हैंड्स में चले जाते हैं, मतलब प्रूशिया इनको कैप्चर कर लेता है उस टाइम पे, और ऑब्वियसली ये जो फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस टाइम पे स्लेव बन जाते हैं। स्लेव का मतलब होता है यहाँ पे गुलाम बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे क्या ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, इन ऑर्डर्स का इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो कैप्चर कर लिया गया है उसका क्या प्रभाव पड़ता है दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे, ये सारी की सारी बातें हमारे को बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ऑथर के डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑथर में देखो क्या क्या पता होना चाहिए, मैं बोल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले ऑथर का जो नेम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो नेशनलिटी है, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ठीक है। और ये जो आपका टाइम है ये कौन सा सेट हुआ है, 1872 1871, ये पता होना चाहिए। अगर आपको बिस्मार्क का नाम भी याद रहेगा तो ये भी ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। और प्रूशिया जो है वो किसको कंसिस्ट करके बनता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्होंने पहले से चैप्टर जो हैं वो पढ़े हुए हैं, तो उनको स्टोरी ऑलरेडी पता होगी। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं इस एस्पेक्ट से बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। बट स्टिल मैराथन में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये होगा कि एग्जाम्स में कहाँ से आने वाला है। लेकिन ये चीज़ भी होगी कि अगर मुझे लगता है कि एग्जाम में ये चीज़ आने वाली है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका जो एनसीईआरटी पोर्शन होगा, मतलब एनसीईआरटी पूरा एनालिसिस नहीं, पूरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन नहीं, क्योंकि वो तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसको नहीं किए हैं उसको भी मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका जो स्पेशली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनालिसिस होगा ना, वो एक बार जरूर वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो एक बार जरूर बताऊंगा बाद में, ठीक है। इसी मैराथन के अंदर हर एक चैप्टर जब भी मैं कराया करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। ये डिपेंड करेगा जैसे कि द लास्ट लेसन को मैंने 2 वीडियोस के अंदर सेट करा है, 2 क्लास के अंदर करा है, लेकिन लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 एक ही के अंदर हो जाएगा, तो ये चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो जो स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट होती है जब फ्रेंड्स नाम का यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स नाम का जो कैरेक्टर है ये एक स्टूडेंट है। मैं बता दूं आपको, हमारी स्टोरी जो है द लास्ट लेसन ये स्टार्ट होती है जब फ्रेंड्स नाम का ये जो कैरेक्टर है, जो कि एक स्टूडेंट है, ये बंक करना चाहता है अपना स्कूल, ठीक है। अब ये बंक इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स वैसे तो एक ग्रामर का टॉपिक है, हर एक लैंग्वेज में होता है, तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के एस्पेक्ट से बात की जा रही है कि फ्रेंड्स नाम का जो ये स्टूडेंट है, ये पार्टिसिपल्स का जो रूल था वो प्रिपेयर नहीं कर पाया था, और ये जो होमवर्क दिया था प्रिपेयर करने के लिए वो उसके टीचर ने दिया था, जिनका नाम है एम हैमिल, ठीक है। और ये जो एम हैमिल नाम के टीचर हैं ये एल्सेस के स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, अ टीचर इन द स्कूल ऑफ एल्सेस, ठीक है। तो ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, और फ्रेंड्स जो था उसको एम हैमिल ने एक होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का प्रिपेयर करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में ग्रामर के अंदर,
जो उसने प्रिपेयर नहीं किया था और इसीलिए वो अपने स्कूल को बंक करना चाहता था। स्टोरी यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स को ये लगता है कि अगर ये बिना प्रिपेयर करे स्कूल गया तो इसका मतलब ये है कि एमएमएल इसे डांटेंगे, ही वुड स्कोल्ड हिम, ठीक है। तो ये क्या सोचता है कि मैं क्या करूं, स्कूल को बंक कर लूं। अब स्कूल बंक करने का ये क्यों सोचता है? द रीजन वाज बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी स्कोल्डेड बाय एम हैमिल, क्योंकि एम हैमिल इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, इवन उनके पास एक आयरन रूलर भी है जिससे वो पीटते हैं बच्चों को, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे कि बर्ड्स जो हैं चिपिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, आवाज़ निकाल रहे हैं, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। और जो प्रूशियन सोल्जर्स होते हैं जो मार्चिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कैप्चर हो जाते हैं प्रूशियन सोल्जर्स से और प्रूशिया से, तो वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स जो होते हैं, जर्मन सोल्जर्स जो होते हैं, वो मार्चिंग कर रहे होते हैं। उनको मार्चिंग करते हुए देखना भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होता है, बर्ड्स को चिपिंग करते हुए सुनना भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, स्कूल चलते हैं। ही लॉन्ग टू सी देम, वो सब कुछ देखना चाहता था, बट डिसाइडेड टू अटेंड हिज क्लास। तो यहाँ पे आप देखो तो फ्रेंड्स के स्कूल ना जाने के 3 रीजंस हैं। अगर हम देखें तो फ्रेंड्स के स्कूल ना जाने के कितने रीजंस हैं? 3 रीजन है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं तो फर्स्ट रीजन क्या है? ही हैडंट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, ये सबसे पहला रीजन है, ठीक है। दूसरे रीजन की बात करें तो क्या है? ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। और थर्ड रीजन क्या है? थिंग्स आउटसाइड वर मच मोर टेम्पटिंग, कि जो बाहर की चीजें थी वो उसके लिए ज्यादा टेम्पटिंग थी, ज्यादा आकर्षक थी देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, जो कि उसने प्रिपेयर नहीं किया था। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, मच मोर अट्रैक्टिव लिखेंगे, फिर टेम्पटिंग नहीं लिखेंगे, अट्रैक्टिव लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जब वो सोचता है कि चलो कोई नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसने रास्ते में क्या देखा? देखो क्या लिखा है, while running he saw a lot of crowd near the bulletin board, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी ज्यादा क्राउड देखा। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है ये ध्यान रखना, और ये वर्ड जो टेक्स्ट में यूज हुए हैं, जो समरी में भी मैंने लिख रखे हैं, इनको आप आंसर में यूज करोगे तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड वैसे तो एक नॉर्मल नोटिस बोर्ड को ही कहा जाता है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में मेनली हम उस बोर्ड की बात करते हैं जहां वॉर और बैटल्स के जो न्यूज होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। बुलेटिन वैसे न्यूज को ही कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बुलेटिन बोर्ड था ये किस जगह पे था मैं आपको बता दूं, टाउन हॉल नाम की एक जगह है वहां पे था। एलसीएस में एक जगह थी टाउन हॉल, तो उस जगह पे ये बुलेटिन बोर्ड था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भीड़ लगी हुई थी वो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने लगी हुई थी, ठीक है। अ लॉट ऑफ क्राउड वाज देयर। तो फ्रेंड्स जब वहां से पास होता है तो उसके माइंड में आता है कि यहाँ क्यों क्राउड खड़ा है। तो यहाँ पे क्राउड इसीलिए होता है गाइस क्योंकि ये क्या नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है जो एलसीएस में पढ़ाई जाती है, पूरे फ्रांस में पढ़ाई जाती है, जो उनकी मदर टंग है, उसका लास्ट लेसन होता है। क्योंकि बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आए होते हैं। मैंने आपको बताया प्रूशिया ने कैप्चर किया, और प्रूशिया में मेजर पार्ट जो होता है वो जर्मनी का होता है। तो जर्मनी की जो कैपिटल होती है बर्लिन, वहां से ऑर्डर आए होते हैं कि फ्रांस के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस लॉरेन जो हार गए हैं, वहां के जो स्कूल्स होंगे वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भीड़ लगी होती है वो उन ऑर्डर्स को देखने के लिए ही लगी होती है, लेकिन फ्रेंड्स को ये बात पता नहीं होती। और फ्रेंड्स जो होता है वो एक अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जिसको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पढ़ना नहीं चाहता। उस टाइम पे वो स्कूल के लिए लेट था, इसीलिए वो ध्यान नहीं देता उन ऑर्डर्स पे और वो डायरेक्टली अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैड बीन गेटिंग ऑल वॉर न्यूज फ्रॉम देयर, बुलेटिन बोर्ड से सारी वॉर न्यूज आती हैं। सो ही वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, अब क्या हुआ है। नेवरदलेस ही कंटिन्यूड टू हरी अप, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करता है कि भाई चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि वो तो खुद लेट हो गया था। अब ये कैरेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एमसीक्यूज में जब नाम आ जाता है तो हम भूल जाते हैं इस कैरेक्टर को, ठीक है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है, वॉस्टर, ठीक है। वॉस्टर कौन है, एक लोहार है। तो होता क्या है, जब फ्रेंच जा रहा होता है तो ये जो लोहार है जिसका नाम वॉस्टर है, ये फैमिलियर होता है फ्रेंच से, शायद फ्रेंच को थोड़ा बहुत जानता होगा। तो ये फ्रेंड्स जब जाता है थोड़ी जल्दबाजी में स्कूल की तरफ, तो जो ब्लैकस्मिथ है वॉस्टर, वो उसको टोकता है और कहता है कि देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू हरी, कि तुम्हारे मतलब जल्दी जाने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी। देयर इज नो नीड टू हरी अप डियर बब, तो बब छोटे बच्चे को ही बोला जाता है। तो वो उसे टोकता है कि तुम्हें जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए।
ये वॉस्टर ने बोला है, अभी भी मैंने मेंशन किया रिसेंटली। ब्लैकस्मिथ है, लोहार है एक जिसका नाम है वॉस्टर, इसने टोका है फ्रेंड्स को और बोला है कि जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज तो पढ़ाई जाने वाली है नहीं, उसे ऑर्डर्स के बारे में पता है। तो ये रीजन है कि वो फ्रेंड्स को कह रहा है, बट फ्रेंड्स को ये समझ नहीं आता कि वो क्यों कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ऑर्डर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स को क्या लगता है, फ्रेंड्स थॉट दैट ही वॉज टीजिंग हिम, कि ये मेरे मजे ले रहा है बिकॉज क्योंकि वो लेट हो गया है। बट ही वॉजंट टीजिंग, वो टीज नहीं कर रहा था, इनफैक्ट ही वॉज स्टेटिंग अ फैक्ट, वो तो एक फैक्ट बोल रहा था क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर और जाने की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि अब तो वैसे भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। समझ में आया यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी वो स्कूल की तरफ जाता है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो काफी सारे चेंजेस देखता है, काफी सारे चेंजेस देखता है जब वो स्कूल पहुंचता है। तो एक क्वेश्चन जो होता है गाइस, यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन द माइक, यू कैन डायरेक्टली आस्क थ्रू द माइक। ठीक है, अनयूजुअल थिंग्स इन द स्कूल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब अनयूजुअल चीजों की बात होगी कि भाई स्कूल में क्या क्या चीजें अनयूजुअल है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। और जब बात होती है कि उस दिन इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। अब देखो, जब इम्पैक्ट की बात होगी तो वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ लगी थी, वॉस्टर ने उसको जो टोका है, और भी कई सारी चीजें हैं जो स्कूल के बाहर उसने अनयूजुअल नोटिस की हैं, वो भी आ सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग के अंदर। लेकिन स्पेशली अगर मैं स्कूल की बात करूंगा तो फिर वहां पे जो स्कूल के पास पहुंचने के बाद फ्रेंड्स ने नोटिस की हैं चीजें, जो अनयूजुअल चीजें हैं, बहुत अलग चीजें हैं, अजीबोगरीब चीजें हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हमारे को मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये आप चीज ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही अनाउंस दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखो, ये जो यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे से दे रखा है, बट मैं यहाँ पे कुछ चीजें और मेंशन करूंगा तो उसको ध्यान रखो। देखो, सबसे पहली चीज, जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचता है तो देयर वॉज अ साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, कि स्कूल के बाहर सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंसर में यूज कर सकते हो। संडे मॉर्निंग का मतलब कि जैसे शांति होती है संडे को जब कोई बच्चा नहीं आता, तो उस तरह उस दिन साइलेंस था। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो आए थे, लेकिन साइलेंस क्यों था? बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे उस दिन क्लास में, लेकिन साइलेंस क्यों था? क्योंकि एवरीवन वाज सैड अबाउट द फैक्ट कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली है। तो उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह था। अब यहाँ पे कुछ लाइंस भी आती हैं, जब मैं टेक्स्ट पोर्शन आपको बताऊंगा आगे जाके, तो उसमें वो लाइन भी आएंगी कि ना तो कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज आ रही थी, ना लेसन के रिपीट होने की आवाज आ रही थी, ना टीचर का जो रूलर होता है डंडा, उसके टेबल पे रैप होने की आवाज आ रही थी, जो बच्चों को शांत करने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं थी। यहां तक समझ आया? ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि एम हैमिल वॉज वियरिंग अ स्पेशल ड्रेस which he always wore at inspections and prize ceremonies। मतलब जो उसके टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने क्या पहनी थी? एक स्पेशल ड्रेस पहनी थी, जो कि एक ग्रीन कलर की ड्रेस थी। हम उसको भी विविड तरीके से देखेंगे कौन सी ड्रेस थी। ठीक है, लेकिन वो ड्रेस वो हमेशा इंस्पेक्शंस पे पहना करते थे। जब भी स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज सेरेमनी होती थी, वो उस टाइम पे पहनते थे। तो फ्रेंड्स को ये समझ नहीं आता कि एमएमएल ने वो ड्रेस क्यों पहनी है। देखो, जब चीजों को आप एलोंगेट करोगे, जब आप चीजों को लॉन्ग करोगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करोगे, तो आप बहुत सारी चीजों को विविडली यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स का जब क्लास में आना है, जब वो क्लास में आता है, तो उस टाइम पे वो इस चीज को याद करता है कि हमेशा मुझे कमोशन की जरूरत पड़ती है। कमोशन का मतलब होता है शोर शराबे की, कि मैं बिना देखे क्लास में जाके अपने बेंच पे बैठ जाऊं। लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना साइलेंट था, स्टिल था, कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं चुपके से बैठ ही नहीं पाऊंगा वहां पे। ठीक है, लेकिन जब वो जाता है तो एमएमएल उसे पोलाइटली रिसीव करते हैं और अपनी सीट पे जाके बैठने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं एनसीईआरटी में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अनयूजुअल चीजें क्या थी कि भाई देयर वाज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, एमएमएल ने ये ड्रेस पहनी हुई थी। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये थी कि द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग क्वाइटली at the back benches which always remained empty। मतलब जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, वहां पे विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे। और देखो, एक क्वेश्चन और आ जाता है, कई बार एमसीक्यूज में ये चीज पूछ ली जाती है, और वो ये है कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या थी फ्रेंड्स के लिए। और वहां 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज कौन सी थी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज थी वो बेसिकली लास्ट बेंचेस पे जो विलेजर्स बैठे हुए थे वो थी। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज के अंदर आएगा तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ये वाली जो चीज है 3rd नंबर पे जो मैंने लिखी है, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो भी क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में कि भाई किस तरीके से हम अगली क्लास से कनेक्ट करेंगे, तो प्लीज़ की कंटिन्यू दैट। अगर किसी की भी 5 बजे क्लास होगी तो उस केस के अंदर आप रिकॉर्डेड पोर्शन लेफ्ट वाला जरूर देखना, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं दूंगा। अब यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि द ऑर्डर्स have been served from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है, कि भाई एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच करने के जो ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन जो है वो हार गए हैं प्रूशिया से। तो ये जो न्यूज़ है उन्होंने यहाँ पे दी थी, और उस टाइम पे फ्रेंड्स को याद आता है कि यार अच्छा वो न्यूज़ वहाँ पे लगी हुई थी, और देखो क्या लिखा है, इट हिट फ्रेंड्स प्रीटी हार्ड, मतलब कि जो फ्रेंड्स है उसको ये बात बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा झटका होता है। और क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि विच वर द वर्ड्स विच वर थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स, कि वो कौन से वर्ड्स थे जो फ्रेंड्स के लिए थंडर क्लैप थे, बहुत बड़ा झटका थे। तो ऑब्वियसली वो ये जो ऑर्डर्स वाली जो अनाउंसमेंट थी ये सबसे बड़ी चीज़ थी। जो फ्रेंड्स था वो बहुत ज़्यादा उसको धक्का लगता है, उसे बहुत टेरिबल फील होता है हर एक चीज़ के लिए। हिज टीचर हु हैड टू लीव, उसके टीचर जिनको छोड़ के जाना पड़ेगा, फॉर द फैक्ट दैट दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर लैंग्वेज, कि भाई अब मैं भाषा नहीं सीख पाऊंगा आपसे, तो ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन माई गाइज, फॉर द फैक्ट दैट दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न अ सर्टेन लैंग्वेज, अब उन्हें जर्मन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट अभी तक मैंने कराया है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, व्हाट वर द थिंग्स अनयूजुअल इन द स्कूल दैट डे, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट अभी तक बताया है, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है, किसका, थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का मतलब होता है बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, थंडर क्लैप, जैसे मानो बिजली टूट गई हो। अब क्या लिखा है देखो, MML assesses the reason as to why they haven't mastered their language till then. Firstly, अब देखो ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि whom did, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है, whom did M. Hamill call responsible for the non-learning of French among students, कि M. Hamill ने किसको जिम्मेदार ठहराया था कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो जिम्मेदार ठहराया था बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा अपना जो टाइम है वो पास करते रहते हैं खाली। और दूसरा उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था उनके पेरेंट्स को, जो कि उनको काम करने के लिए भेजते हैं फार्म्स पे। और तीसरा उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था खुद को, इट मीन्स हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि कई बार वो फिशिंग के लिए जाते थे तो वो क्लास की छुट्टी कर देते थे, और कई बार जो उनका एक रोज गार्डन था उसमें गार्डनिंग करने के लिए बच्चों को भेजा करते थे। तो उनका मानना था कि मैं फिशिंग करने की जगह बच्चों को पढ़ा सकता था, गार्डनिंग पे जब मैं भेजता था तो उस वक्त भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। देखो ये लिखा है, MML assesses the reason as to why they haven't mastered their language till then. Firstly, he blames himself for taking offs, and secondly, the kids' parents who preferred them to send them for farming than for studying. कि मतलब उन्होंने मिल्स पे भेजा, फार्म पे भेजा काम करने के लिए, वो भी पढ़ने पे जोर डाल सकते थे। और स्टूडेंट्स का यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे और दे यूज्ड टू डिले देयर लेसन। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे देखो क्या लिखा है, ही इवन एक्सप्लेन्स द नीड ऑफ देम टू होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि भाई कितना जरूरी है अपनी लैंग्वेज को ध्यान रखना। As he believes it is the only thread that binds them together. उनका ये मानना है कि भाई ये लैंग्वेज एक थ्रेड की तरह है जो तुम्हें बांधती है आपस में। If they are bound together, then they can easily fight the oppressor. Oppressor किसको बोला गया है यहाँ? प्रूशियंस को बोला गया है, जर्मन्स को बोला गया है, जो उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को छीन रहे हैं। तो उनका क्या मानना था? It would be a key to their prison. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल लैंग्वेज के अंदर आएगी ये लाइन, ठीक है। और ये किस चीज के बारे में है? M. Hamill's suggestions फॉर फ्रीडम। एम हैमिल की क्या सजेशंस रही हैं फ्रीडम के लिए? एम हैमिल सजेशंस फॉर फ्रीडम एंड वर्ड्स फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ नीचे दे रखा है, क्या बोला है कि भाई ये लैंग्वेज उनके लिए की टू प्रिजन होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड रखते हैं तो ये क्या करेगी? एक थ्रेड की तरह उन लोगों को जोड़ेगी, जोड़ के रखेगी। और मदर टंग इज लाइक समथिंग विच इमोशनली कनेक्ट्स अस।
तो हमारी लैंग्वेज को अगर छीना जा रहा है तो हमें उस लैंग्वेज को वापस लेने के लिए फाइट बैक करना पड़ेगा। तो ये हमारे को एक इमोशनल फैक्टर प्ले करेगी हमारे लिए कि हम अपनी फ्रीडम को वापस पा पाए। और उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था, मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। उन्होंने लैंग्वेज के बारे में ये बोला था कि ये लैंग्वेज जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है और क्लियरेस्ट है एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड कर दिया है, मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एम हैमिल टॉट देम वेरी पेशेंटली एज इफ ही वांटेड टू गिव देम एवरीथिंग। वो हर एक चीज बच्चों को समझाते हैं इन वन गो एंड अदर्स आल्सो लिसन केयरफुली। और उस दिन बहुत शांति थी। बट अ रेबल वाज बिल्डिंग इन फ्रेंड्स माइंड। देखो, अब रेबल का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज के अगेंस्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेबल। ठीक है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड rebel. A rebel was building in friend's mind. He felt irritated on this imposition. Imposition का मतलब होता है किसी चीज को थोप देना। ठीक है, कि उसे बहुत इरिटेशन फील हो रहा था कि मेरे पे किसी चीज को इम्पोज कैसे किया जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। और इस बात पे मैंने एनसीईआरटी एनालिसिस में बताया भी था कि वो एक स्टेटमेंट भी बोलता है कि जो छत के ऊपर कबूतर होते हैं जब वो गुटरगू कर रहे होते हैं तो वो कहता है कि क्या ये जर्मन जो हैं वो इतने ज्यादा इनके पास स्ट्रेंथ है, इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो इन पीजन्स को भी बोलेंगे तुम जर्मन के अंदर बोलो। तो यहाँ पे वो उन लोगों को पावरलेस फील कराना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। ठीक है, तो he felt as if one day they might even start dictating the pigeons and that might tell them to speak in German। कि भाई ये जैसे हमारे पे जोर चला रहे हैं, एक दिन क्या pigeons को भी बोलेंगे कि तुम भी जर्मन के अंदर बोलो। तो ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। अब देखो लास्ट में क्या है कि फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपने टीचर के लिए, एज ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर द पास्ट 40 ईयर्स। क्योंकि वो पास्ट 40 ईयर्स से सेम स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब उन्हें छोड़ के जाना होगा। और वो अप्रिशिएट करता है कि भाई उनके अंदर इतना साहस है कि उन्होंने अपनी लास्ट क्लास ली है। एंड ही फेल्ट दैट कि उसके टीचर का जो स्टेटस है हैड एलिवेटेड इन हिज आईज। एलिवेटेड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, कि उसकी रेपुटेशन, अपने टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई है उसकी आंखों में। द टीचर फेल्ट इमोशनल। और वो कुछ लास्ट में कहना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो लिखते हैं विवा ला फ्रांस। यहाँ पे विवा है, ए है। विवा ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। तो मैं आपको बता दूं एमएमएल इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि वो अपनी सीट पे उठ के फिर कुछ बोलना चाहते थे, विवा ला फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस, लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो इमोशनली इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि वो बोल नहीं पाते। शायद उनके आंखों में आंसू होते हैं और वो मुड़ते हैं अपने आंसुओं को छुपाने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं अपने आप को, और वो बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विवा ला फ्रांस। और मोस्ट प्रोबेबली दूसरा रीजन एक ये भी हो सकता है विवा ला फ्रांस लिखने का, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं। द रीजन इज कि शायद उस टाइम पे जो प्रूशियन सोल्जर्स बाहर खिड़की के ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, मार्चिंग कर रहे होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, तो अगर वो विवा ला फ्रांस लाउड बोलते तो इट वॉन्ट बी गुड फॉर देम। तो ये शायद एक रीजन हो सकता है। ऑन द बोर्ड विच मेंट लॉन्ग लिव फ्रांस एंड सिंस ही कुडंट से एनीथिंग इन हिज इमोशनल स्टेट, वो बोल नहीं पाते, ही जस्ट जेस्टर्ड फॉर देम टू लीव। और वो बस इशारा करते हैं कि सारे के सारे लोग वहां से चले जाएं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पार्ट अभी यहाँ तक है, जहाँ तक हमने कंप्लीट समरी वाला जो पार्ट है ये वाला कर लिया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टर वाला पार्ट। अब मेन कैरेक्टर्स हमारे कौन से हैं? सबसे पहले एम हैमिल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने स्टोरी आउटलाइन कर लिया है। तो ऑब्वियसली टीचर हैं एक जो कि फ्रेंच टीच कर रहे हैं एल्सेस के अंदर। एल्सेस एंड लॉरेन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एल्सेस है गाइस, इस चीज को ध्यान रखना। एम हैमिल जो है वो एल्सेस के अंदर एक टीचर है, ना कि लॉरेन के अंदर। ठीक है, to the people of Alsace for 40 years, though he is a dutiful and sincere teacher, yet at times he too neglected his duties। ठीक है, तो अगर एमएमएल का कैरेक्टर आता है तो कुछ चीजें आप ये ध्यान रख सकते हो। क्योंकि नेग्लेक्ट हम क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने गार्डनिंग के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया कई बार, और कई बार जब वो फिशिंग के लिए गए तो उस टाइम पे उन्होंने चीजों को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे है उनका कैरेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड सेंड चिल्ड्रन टू वाटर द फ्लावर्स और गिव देम अ हॉलिडे व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स के कैरेक्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स कौन है? आप लोगों को पता ही है कि ये एक स्टूडेंट है, फ्रेंड्स स्टूडेंट है एमएमएल के स्कूल का, और वो नेग्लिजेंट है, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, स्टडीज को लेके बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। बट लेटर इन द स्टोरी उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। बोलिए। एम हैमिल का स्कूल नहीं होता, वो एक गवर्नमेंट स्कूल ही होता है जिसके अंदर एम हैमिल एक टीचर होते हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, दो ही इज अ ड्यूटीफुल का मतलब ये हुआ कि वो अपने कर्तव्य को लेके काफी ज्यादा पॉसेसिव हैं, सिंसियर हैं, लेकिन कभी कभी वो नेग्लेक्ट करते हैं अपनी ड्यूटीज को। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स के बारे में बोला गया कि फ्रेंड्स एक स्टूडेंट है एम हैमिल के स्कूल का, और वो नेग्लिजेंट है, मतलब पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देता अपनी स्टडीज पे।
बट लेटर इन द स्टोरी उसका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो चेंज हो जाता है और उसे अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला वॉस्टर है। तो वॉस्टर यहाँ पे कौन है? एक ब्लैकस्मिथ है जिसका थोड़ा सा रोल यहाँ पे दे रखा है। और फिर हॉजर है। हॉजर कौन है? वॉस्टर की तरह एक और बंदा है, ये बेसिकली एक फार्मर होता है। मैं आपको बता दूं, हॉजर का कैरेक्टर एक फार्मर का होता है। मैंने जो कंप्लीट एनसीईआरटी एनालिसिस है उसमें बताया था। लाइक वॉस्टर, वो भी एक छोटा सा माइनर सा कैरेक्टर है, वो अटेंड्स द क्लास, जो लास्ट क्लास को अटेंड करता है। वैसे तो देखो और भी कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर। कुछ लोग जो विलेजर्स होते हैं, उसमें पोस्ट मास्टर के बारे में बोला गया है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मतलब जो करंट पोस्ट मास्टर होगा उस टाइम का, वो नहीं। फॉर्मर का मतलब होता है प्रीवियस, जो प्रीवियस पोस्ट मास्टर होगा वहाँ का, एलसीएस का, वो भी वहाँ मौजूद था। फॉर्मर मेयर भी मौजूद था। लेकिन ये चार इसलिए दिखाए गए हैं, ये दो मेनली इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि वॉस्टर का एक डायलॉग है और हॉजर का भी एक छोटा सा रोल है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का नाम आ गया है। अदरवाइज बाकी का तो कोई रोल या नाम, कुछ एग्जिस्टेंस, कोई डायलॉग कुछ है ही नहीं। तो ये चार मेन आपके आ गए। और मेजर कैरेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो एम हैमिल है और फ्रेंड्स है। और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स स्टोरी का नरेटर है, इसीलिए ये प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम मैसेज की तरफ। चैप्टर का मैसेज क्या है? देखो, शॉविनिज्म। शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई सारे बच्चों को पता नहीं होता शॉविनिज्म के बारे में, और भाई चैप्टर की वैल्यू क्या है। और कई बार क्वेश्चन जब लॉन्ग आता है और वहां शॉविनिज्म की बात की जाती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, शॉविनिज्म इज अ डिवोशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग। मतलब किसी भी चीज को लेके, मतलब फेवर में या अगेंस्ट में जो डिवोशन होता है, जो भक्ति होती है, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति होती है, उसको शॉविनिज्म कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर मैं मेनली बात करूं तो यहाँ हम लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं। हम शॉविनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की। अब लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो भाषा से रिलेटेड होता है ना, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म यहाँ क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को, अगर मैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म फेस कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बहुत ज्यादा अत्यधिक मतलब अधिक से भी काफी ज्यादा प्राइड, मतलब गर्व महसूस करता हूं, काफी ज्यादा गौरव महसूस करता हूं, जिसकी वजह से मैं दूसरों की जो भाषा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म को कौन फेस करता है? यहाँ पे जर्मन्स फेस करते हैं, क्योंकि जर्मन्स क्या करते हैं, वो अपनी भाषा को उनकी भाषा पे इम्पोज कर देते हैं और उनकी भाषा को हटा देते हैं। तो दूसरे की भाषा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी भाषा में एक्सेसिव प्राइड फील कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। देखो क्या लिखा है, इट इज द आइडिया दैट वंस लैंग्वेज इज सुपीरियर देन टू द अदर्स। दिस हैपेंस जनरली व्हेन द लैंग्वेज इज दैट ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, अब ये तब होता है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल कर रही होती है तो वो अपनी भाषा को दूसरे पे क्या करती है? इंपोज करती है। समझ में आ गया यहां तक ये मैसेज सबको? ठीक है, देखो यही बोला है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म रेफर्स टू द इंपोजिशन ऑफ वन लैंग्वेज ऑन अदर्स। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द कल्चरल आइडेंटिटी होती है लोगों की। तो लैंग्वेज इज द प्राइड ऑफ द कंट्री एंड इट डिफाइंस द कल्चरल हिस्ट्री। तो वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी हर एक चीज को इंपोज करना चाहते हैं और उसके अंदर गर्व ज्यादा महसूस करते हैं। अब एक और चीज देखो, और क्या वैल्यू है, लास्ट लेसन जो है वो रिवॉल्व करती है साथ के साथ अराउंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को लेके, क्योंकि लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है उसके सिटीजन्स के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ड्यूटी होती है हर एक इंसान की, हर एक सिटीजन की, कि वो अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करे, उस कंट्री की लैंग्वेज की सुरक्षा करे, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो उस कंट्री की आइडेंटिटी होती है, उसके कल्चर का एक हिस्सा होती है। जैसे कि हमारा हिंदी है। द लेसन डिपिक्ट, लेसन ये दिखाता है कि हाउ आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस इन वॉर, की प्रूशियंस जो है वो वॉर में फ्रांस को हराने के बाद कैसे लोगों के टेरिटरी को, टेरिटरी मतलब उनका जो कंट्री है या उनका सिटी जो है, एरिया है, सिर्फ उसको रूल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनके माइंड को, उनके हार्ट को, उनके दिल को भी रूल करना चाहते हैं। वो जर्मन्स जो हैं वो उनको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं यहाँ पे, इसीलिए उनकी भाषा को छीन लिया। तो स्टोरी जो है वो रीइंफोर्स करती है। हाँ बोलिए। प्रूशिया, मैंने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था ऑथर के डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि प्रूशिया जो है वो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिला के बनता था। और उस टाइम पे जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और जो पोलैंड है, ये तीनों मिलके कंट्रीज पे अटैक करते थे, तो उसको प्रूशिया बोला गया। लेकिन जिसमें मेजर पार्ट जो है वो जर्मनी है। ठीक है, तो ये स्टोरी रीइंफोर्स करती है द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज लॉस्ट। मतलब ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि जब कोई चीज खो जाती है तो हम उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे कि उनकी लैंग्वेज जब छिन जाती है तो फ्रेंड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस पे करता है। एंड द पेन एंड एंग्विश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज एविडेंट एज एवरीवन रियलाइजेस हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेन है स्टूडेंट्स का वो साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस ही रियलाइज तब होती है जब भाई चीज खो जाती है, और वो उससे पहले चीजों को ग्रांटेड ले रहे थे क्योंकि वो इंपॉर्टेंस पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इजीली वो सारी की सारी चीजें थी।
तो जो लेसन है वो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग फॉर एवरीवन, और हमें एक नीड है हम लोगों को कि हम रियलाइज करें द फैक्ट दैट इट इज आवर लैंग्वेज विच गिव्स अस आवर आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज ये हमारा डे 1 है मैराथन का डे 1 है, जिसमें हमने लास्ट लेसन का आधा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है।